गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो ये क्लास रखा गया है और वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का ये प्रयास है कि बीपीएससी में जो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पेपर के लिए है और विशेषकर जो परीक्षा सिविल सर्विसेज के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए और अंकेक्षण पदाधिकारी के लिए, तो पिछले क्लास में जो जैसा मैंने कहा था कि और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का सिलेबस क्या है, तो पिछले वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के सिलेबस की चर्चा की थी पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 और पेपर 2 में हमें सिलेबस वाइज क्या क्या पढ़ना है इसकी मैंने एक डिटेल रूपरेखा वो चीज़ बताई भी थी। आज के इस क्लास में स्पेशली मैं ये चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं उसमें कौन से प्रश्न पिछले साल में पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हम पेपर 1 पढ़ते हैं तो पेपर 1 में ओबियसली वो सैद्धांतिक पेपर ज़्यादा है और सेकंड पेपर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो पेपर 1 में जो सबसे पहला यानी कि अर्थशास्त्र जो टॉपिक ही है, तो प्रश्न यहाँ पे स्वाभाविक तौर पे ये चीज़ आता है कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक सबसे पहला प्रश्न ये हो सकता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। और एक प्रश्न जो बीपीएससी में जो पूछा गया है वो इस प्रकार से जैसे है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत की चर्चा करें और यह किस प्रकार से भौतिक सिद्धांतों और नैतिक सिद्धांतों से अलग होते हैं। तो सिलेबस जैसे मैंने पिछले क्लास में चर्चा की और उसके बाद मैं प्रश्नों की बात अगर कर रहा हूं तो अब जैसे कि ये प्रश्न अगर आ रहे हैं तो स्वभावतः एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, एक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है और कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जिसमें 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं और उसको टिप्पणी के रूप में आंसर वो चीज लिखना रहता है। तो ये जो प्रश्न मैंने जो चर्चा की थी ये 3 खंड में वो चीज थी, जैसे कि अर्थशास्त्र के नियमों की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए और यह किस प्रकार से भौतिक शास्त्र के नियमों और नैतिक नियमों से भिन्न होते हैं। स्वभावतः जब हम पहले टॉपिक चर्चा करें तो परिभाषा से तो प्रश्न स्वभावतः बना ही हुआ है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, परंतु इसी टॉपिक से अगर हम चर्चा करें तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण से पूछा जा सकता है कि अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किन आधार पर कर सकते हैं और भारत के संदर्भ में विशेषता ये क्या लागू होता है। वो चीज जो सेकेंड टॉपिक है हम लोग का वो है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। राष्ट्रीय आय का लेखीकरण ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, ये देखा गया है कि जिस बीपीएससी ने अभी तक जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उस सभी में राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न हर बार मेंस एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है। जैसे कि राष्ट्रीय आय की परिभाषित करें, उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और राष्ट्रीय आय के मापने के लिए विभिन्न जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हम उत्पाद विधि की बात करते हैं, वस्तु सेवा विधि की बात करते हैं, तो इन्हीं सब विषयों के बारे में ये चीज़ चर्चा की पूछे गए हैं प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की माप किस प्रकार से की जाती है। और इसमें एक प्रश्न ये स्वाभाविक तौर पर यह भी बनता है कि अगर ये कहा जाए कि कुछ आंकड़ों को दिया जाए और उन आंकड़ों के आधार पर कहा जाए कि बाकी चीज़ें कैसे निकल सकती हैं, तो ये टॉपिक एक अकेला ऐसा टॉपिक है कि जिसमें सैद्धांतिक प्रश्न के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वेरियस टर्म्स हैं उन वेरियस टर्म्स की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, तो इस टॉपिक से दोनों प्रश्न यानी कि सैद्धांतिक और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछा गया है। और इसमें यह चीज़ ध्यान में रखना है कि ये ऐसे प्रश्न हैं कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं और कोई भी विद्यार्थी या परीक्षार्थी उसको अगर सॉल्व करता है तो पूरे नंबर मिलने की संभावना उसमें रहती है। तो ये जो दो प्रश्न है वो ऑब्वियसली जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो समष्टिगत अर्थशास्त्र का ये विषय है, परंतु इसके बाद जो टॉपिक है जैसे कि आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप, तो जहां ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने प्रकार के सिद्धांत दिए गए उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में, मान लेते हैं कि सम सीमांत नीति क्या होती है
या बाजार के तौर पे पूर्ण बाजार क्या होता है, किसी फर्म का संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसके साथ साथ उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से निर्धारित हो, और सबसे बड़ी बात ये चीज, अगर हम मांग के नियम की अगर इत्यादि की बात करें तो मांग के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, क्या उसके मतलब कि असर पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग को इसी टॉपिक के अंतर्गत वो चीज देखने को मिलते हैं जो कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का ये विषय है। तीसरा जो टॉपिक है, जैसे कि अगर हम कहें कि निवेश संबंधी निर्णय और आय तथा रोजगार का निर्धारण, तो यहाँ पर ये चीज हम लोग को देखना है कि जब हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है, और इसमें ये चीज तय बात होती है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा अदला बदली की संभावना नहीं रहती है। जो भी एक क्वेश्चन पिछले बार में पूछे गए हैं, ये देखा गया है कि उन्हीं प्रश्नों का बार बार दोहराव जैसे इसमें रहता ही है। तो अब यहाँ पर जो अगर हम निवेश संबंधी निर्णय की अगर हम बात करें तो निवेश संबंधी निर्णय में कि निवेश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, केन्स का निवेश संबंधी नियम क्या होता है, यानी कि जॉन मेनार्ड केन्स ने जो निवेश संबंधी जो निर्णय दिया था या सिद्धांत दिया था, उसके संदर्भ में ये प्रश्न हमेशा ये चीज पूछा गया है। निवेश के साथ साथ ये चीज देखा गया है कि जो भी हम लागत सिद्धांत की बात करते हैं इसमें भी ये चीज पॉइंट उसमें अंतर्गत वो चीज है ही। परंतु जब हम फोर्थ टॉपिक यानी कि बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था में ये चीज हम लोग को पता है कि अगर हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो देश में बैंकिंग व्यवस्था एक पिरामिड के तौर पे वो कार्य करती है, जिसके सर्वोच्च स्तर पे केंद्रीय रिजर्व बैंक होता है और जिसको हम लोग भारत में आरबीआई के नाम से जाना जाते हैं। तो प्रश्न एक स्वाभाविक तौर पे ये चीज है कि जब हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं तो एक प्रश्न ये आता है कि आखिरकार भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, या विश्व में भी केंद्रीय बैंक की स्थापना क्यों की गई, जब ऑलरेडी भारत में या विदेशों में व्यापारिक बैंक मौजूद है। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या होता है, केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति जारी करता है तो मौद्रिक नीति का क्या प्रभाव पड़ता है, या एक और प्रश्न जो स्वाभाविक तौर पे पूछा गया है वो यह कि यदि आरबीआई के देश का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है तो मौद्रिक नीति के क्या टूल्स हो सकते हैं उसमें। यानी कि बैंकिंग व्यवस्था के तहत व्यापारिक बैंकों से भी प्रश्न पूछे गए हैं, आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार से वो ला रहा है वो मौद्रिक नीति, उसके संदर्भ में। और हाल फिलहाल अगर हम समसामयिक दृष्टिकोण से बात करें तो एक प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि जब हम मौद्रिक नीति की चर्चा करते हैं केंद्रीय बैंक के संदर्भ में, उसमें भारत सरकार की या सरकार की क्या भूमिका होती है। तो इस प्रश्न के जवाब हम लोग को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है, जिसमें कि 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं भारत सरकार के। तो मौद्रिक नीति में सरकार की भूमिका क्या हो सकती है कि जो कि लेटेस्ट और इस पर अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए, ये पॉइंट हम लोग का इसके अंतर्गत है। बैंकिंग व्यवस्था में ही साख संबंधी नीतियां किस प्रकार से, और इसमें एक और प्रश्न स्वाभाविक तौर पे ये पूछा गया है कि जो बिहार में जितने भी व्यापारिक बैंक कार्यरत हैं तो व्यापारिक बैंक बिहार के विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, या उनके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कैसे इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। ये सारे प्रश्न हम लोग बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। मैं अगर इस बात की चर्चा करूं कि बैंकिंग एक ऐसा विकल्प है कि जिस पे निरंतर नए नए शब्दावलियां वो चीज जुड़ते रहती हैं। अगर हम आर्थिक मंदी के संदर्भ में बैंकों की भूमिका की बात करें तो एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पे आती है कि अगर साख वितरण का अगर कार्य किया जा रहा है तो बैंकों की साख वितरण के संदर्भ में क्या कार्य हो सकते हैं वो चीज। फिर जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करों के प्रकार। ये विषय हम लोग को लोक वित्त में हमें पढ़ना है और लोक वित्त के अंतर्गत ही करों के प्रकार, सब्सिडी इत्यादि टॉपिक ये चीज पढ़ना रहता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न स्वाभाविक तौर पे ये उठता है कि जब हम ये टॉपिक हमने उठाया करों के प्रकार, तो ऑब्वियसली ये जो टॉपिक ही है वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, यानी कि करों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें, किस प्रकार से प्रत्यक्ष कर प्रणाली कार्य करती है, किस प्रकार से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली कार्य करती है। और अगर इसको हम समसामयिक चीज से जोड़े तो जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लाई गई है, तो वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का क्या उद्देश्य है,
इसकी चर्चा सबसे पहले किसने की गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था पे वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार से जब हम करों के प्रकार की बात करें तो करों के प्रकार में इसी तरह से उसकी अंतर्वचित पूछे गए हैं और इसके साथ साथ ये भी चीज देखा गया है कि कोई एक प्रकार यानी कि अप्रत्यक्ष करों का क्या योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अप्रत्यक्ष करों की क्या भूमिका हो सकती है। तो एक प्रीवियस प्रश्न यानी कि पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष भारतीय कर ढांचे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के योगदान की व्याख्या कीजिए। भारत सरकार की कर नीति किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकी है। यानी कि जो सैद्धांतिक तौर पे लोक नीति का जो विषय है, लोग उसमें अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पूछा गया है, तो उसको आर्थिक विकास से जोड़कर पूछा गया है कि किसी भी देश का जो कर ढांचा होता है वो आर्थिक विकास को किस सीमा तक प्रभावित करता है, और इसको भारतीय संदर्भ में भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में किस प्रकार से बजट के माध्यम से परिवर्तन लाए जाते हैं, तो स्वभावतः हमें इस सवाल का जवाब इसी चीज से वो जोड़ के वो चीज दिखना है। यहाँ इसके में टॉपिक में जब प्रत्यक्ष करों की जब बात हो जा रही है तो यहाँ पे बजटीय नीति क्या होती है, उसके बाद राजकोषीय नीति हम करते हैं। तो बजट से संबंधित जब प्रश्न आए इससे बजट जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें सबसे स्वाभाविक प्रश्न है कि बजट की परिभाषा, बजट का क्या महत्व होता है और बजट किस प्रकार से आर्थिक विकास में योगदान देता है। भारत जैसे विकासशील देश में बजट की क्या भूमिका होती है, और सबसे अधिक जब हम बजट के प्रकार की चर्चा करते हैं तो इन सभी से टॉपिक से अभी तक ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यानी कि इसमें अगर हमने टॉपिक ये उठाया बजट, तो सबसे पहले बजट की परिभाषा क्या चीज है, बजट के प्रकार क्या क्या होते हैं, बजट का महत्व क्या है, किसी देश के आर्थिक विकास में बजट किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, या अगर एक प्रश्न इसमें यह भी लगाया जाए कि जब सरकारें बजट तैयार करती हैं तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से विभाग और कौन कौन से संगठन इससे संबंधित होते हैं। इसी संदर्भ में अगर शॉर्ट नोट्स वो चीज पूछा जाए तो कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, और बजट के अंतर्गत हम चर्चा करें प्लान एक्सपेंडिचर क्या है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये सब अब शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत ये चीज प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें। ये इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति की जब हम चर्चा करें तो सबसे प्रथम यही सवाल है कि राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति के क्या साधन होते हैं, जैसे कि लोक वित्त की हम बात करते हैं, करारोपण की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं, ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। और जब राजकोषीय नीति के वर्गीकरण की हम बात करते हैं, अगर प्रश्न ये आए कि राजकोषीय नीति को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें ये चीज देखना होगा कि विवेकाधीन राजकोषीय नीति एवं गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज जब 1929 की मंदी आई उसके बाद से ही राजकोषीय नीति का महत्व बढ़ा। तो जब राजकोषीय नीति का महत्व बढ़ा तो विकासशील देशों में या विकसित देशों में राजकोषीय नीति किस सीमा तक प्रभावी होती है, और राजकोषीय नीति के संदर्भ में ही जब हम लोक व्यय की चर्चा करते हैं तो लोक व्यय का क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजकोषीय नीति में ही ये सारे विषय समाहित हैं, और इसी में ये प्रश्न भी स्वाभाविक तौर पे आ सकता है कि राजकोषीय नीति को परिभाषित करें, आर्थिक विकास में उसकी क्या भूमिका है, भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल रही है। तो प्रश्नों का ये विवरण इस पर रहा है, और कुछ प्रश्न इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं वो चीज। इसी कड़ी में जब हम छठे टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति, तो यहां पे ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके बाद प्रशुल्क और उसके बाद पद्धति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने आप में एक टॉपिक है, प्रशुल्क पद्धति अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी आधुनिक और परंपरागत सिद्धांत दिए गए, जैसे कि डेविड रिकार्डो का सिद्धांत क्या है,
एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या है, जॉन रॉबिन्स का सिद्धांत इसमें किस प्रकार से आता है। तो इन सभी से प्रश्न हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा मिलती है। और यहाँ पे एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पे ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्यों महत्व है, विभिन्न देश अंतिम तौर पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन क्यों देते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न अवरोधकों की चर्चा करें। जैसे कि अगर हम इसको WTO के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो आज विभिन्न देश ऐसे हैं कि जो अपने यहाँ संरक्षणवादी उपाय को अपना रहे हैं। तो संरक्षणवादी उपाय किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है या उसको बिगाड़ती है। तो ये दोनों पे टॉपिक्स पे वो प्रश्न आते हैं, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करने में कौन कौन से संरक्षणवादी उपाय प्रभावी रहते हैं और किसी देश की सरकार किस सीमा तक इसका प्रयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। तो ये जो प्रश्न है और टॉपिक है ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसी के अंतर्गत भुगतान संतुलन में भी बात आ जाती है और व्यापार संतुलन की भी चर्चा इसी के अंतर्गत की जाती है। इसके साथ साथ जब हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक की, तो इनकी अर्थशास्त्री क्या भूमिका होती है, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या उसके मतलब की विशेषता है और यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में किस सीमा तक सफल रहा है। तो एक प्रश्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ है, इसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में चर्चा के संदर्भ में प्रश्न आएगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य में। और अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा करें तो एक प्रश्न ये हो सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किस सीमा तक लाभान्वित रहा है या भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या इसकी स्थिति रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में ही हम SDR यानी कि विशेष स्पेशल ड्राइंग राइट्स की हम बात करते हैं। तो SDR क्या होता है, क्या उसके उद्देश्य हैं और ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कितनी सफल रही है, क्योंकि SDR टॉपिक है ये 5 साल पर हमेशा ये रिवाइज होते रहती है, जो कि इसी संबंध में ये चीज प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य संगठन जैसे कि विश्व बैंक क्या होते हैं, इसके बाद अगर हम चर्चा करें यूरोपियन संधि की तो विश्व व्यापार संगठन की, तो ये सारे प्रश्न जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आ सकते हैं। अब तक पेपर 1 में जो मैंने टॉपिक चर्चा किया था ये सारे टॉपिक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित थे, परंतु जब ये वैकल्पिक विषय की तैयारी के दौरान हमें यह ध्यान में रखना है कि वैकल्पिक विषय में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ सामान्यतः छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और विशेषकर टिप्पणी वाले भी। तो मान लेते हैं कि कोई भी टॉपिक जो हमने अभी तक चर्चा की है उससे रिलेटेड संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक भी हैं। जैसे कि अगर हम राष्ट्रीय आय की ही बात करें तो राष्ट्रीय आय के संगठन के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, प्रयोज्य आय क्या होती है, निजी आय क्या होती है, इन सभी से छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि अन्य विषय जैसे कि आर्थिक विकल्प में सीधे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है, यानी कि छोटे प्रश्न के तौर पे। तो यानी कि अभी तक जो चर्चा चली उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और छोटे प्रश्न दोनों को मिलाकर इसमें हम लोग को वो चीज देखना ही थी। पेपर 2 में जो हम चीज देख रहे हैं, तो मैं जैसे पिछले क्लास में इस चीज की चर्चा कर चुका हूं कि पेपर 2 वैकल्पिक विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन के विषय में भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि सामान्य अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में एक पेपर के तौर पे ही हमें इसको पढ़ना है। तो स्वभावतः भारतीय अर्थव्यवस्था जब ये पहला टॉपिक ही है तो पहला प्रश्न स्वाभाविक तौर पे बनता है कि आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो जब भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का हम उल्लेख करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि यह विशेषता 1991 से पहले और 1991 के बाद की होनी चाहिए। और कारण बहुत स्पष्ट है, जब हम 1991 को एक बेंचमार्क के तौर पे लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नवीन आर्थिक नीति आने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की स्थिति में क्या थी और 1991 के बाद की स्थिति में कैसे क्या रही।
इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। यानी कि यहाँ ये सीधे सीधे नहीं पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, बल्कि ये पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है तो उस विकास की क्या विशेषता है। यानी कि हम समावेशी विकास की बात करते हैं, वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, जिसकी चर्चा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में की गई है। यह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है, इन्हीं सब तथ्यों का समावेश इस प्रश्न के अंतर्गत वो चीज किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था से ही जो दूसरा प्रश्न जो स्वाभाविक तौर पे आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की क्या चुनौतियां हैं। जिस प्रकार से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस प्रकार से अछूती नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हुए भी जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसकी चुनौतियाँ किस प्रकार से वो चीज ली जा रही हैं। स्वभावतः जब हम नवीन आर्थिक नीति की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक प्रश्न जो पूछा गया है वह यह कि द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो ये टॉपिक अभी चल रहा है यानी कि प्रश्नों का विश्लेषण, पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी सब सिलेबस का विश्लेषण कर चुका हूं और इस प्रश्न में मैं टॉपिक वाइज प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही जब हम 1991 की वर्ष की चर्चा करते हैं तो उसमें जो बहुत ही जो माइलस्टोन होता है वो है कि द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार, और वो भी तब जबकि वो प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार की लाई गई थी। यानी कि 1991 में जो सुधार लाया गया वो प्रथम पीढ़ी का सुधार था, लेकिन उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी उसके बाद जो द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार लाए गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही यह प्रश्न आया कि द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार क्या है और इनका क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तो ये टॉपिक हम लोग का इसके अंतर्गत है। और जब ये उसमें पूछा जा रहा है कि योजनाबद्ध वृद्धि यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना का क्या योगदान रहा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से योजना से प्रभावित रही है और योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन किया गया। तो एक सेपरेट टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग को पंचवर्षीय योजना पढ़ना ही है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन ये आते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा और ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं किस सीमा तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रही हैं। इसके साथ साथ जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के आर्थिक मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि हैरट डोमर मॉडल क्या है, डब्ल्यू रोस्टोव की वृद्धि संकल्पना क्या है, इन सभी से प्रश्न इसमें चीज में पूछे गए हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने में आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक क्या होते हैं। इस टॉपिक में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक क्या होते हैं और भारत में यह दोनों कारक किस सीमा तक प्रभावी रहे हैं। और जैसे कि हम लोग को ये चीज़ पता है कि योजना की एक केंद्रीकृत संस्था के तौर पे पूर्ववर्ती योजना आयोग का नाम आता था, परंतु वर्तमान में हम नीति आयोग की चर्चा करते हैं। तो योजना टॉपिक से ही क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नीति आयोग क्या है, इसकी योजना में क्या भूमिका है, और सबसे इम्पॉर्टेंट नीति आयोग और योजना आयोग आपस में किस प्रकार से अलग है, दोनों में क्या समानताएं हैं और असमानताएं। तो एक प्रश्न योजना टॉपिक से ये कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है और क्या समानताएं उसमें थी। तो योजना टॉपिक के अंतर्गत ये सारे प्रश्न इसमें रहे। इसके बाद अगर हम लोग एक सेपरेट टॉपिक यानी कि कृषि ही देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये विषय ऐसा है कि जो कि वैकल्पिक विषय में भी हमें पढ़ना है और साथ साथ कृषि सामान्य अध्ययन में भी पढ़ना है। सामान्य अध्ययन में कृषि और उद्योग से हमेशा प्रश्न पूछे गए। जो सबसे पहले प्रश्न बनता है यानी कि कृषि से, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है और इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के घटते हुए योगदान की चर्चा, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं और क्या ऐसे तथ्य हो रहे जिसके कारण कृषि की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में घटते जा रही है। इन प्रश्नों का एक विश्लेषण इसमें सबसे पहले वो चीज आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम कृषि की बात करें तो जो नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है कृषि विपणन। तो कृषि विपणन क्या है?
इसको परिभाषित करें। इसके साथ साथ कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और कृषि विपणन के अंतिम तौर पे क्या लाभ और दोष हैं वो चीज। ये टॉपिक हमारा कृषि विपणन के साथ साथ है। कृषि टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भूमि सुधार। तो यहां ये ध्यान में रखना है हमें कि जब हम भूमि सुधार और कृषि सुधार की बात करते हैं तो भूमि सुधार एक अलग विषय जो कि कृषि से ही है, परंतु जब हम कृषि सुधार की बात करते हैं तो कृषि सुधार के अंतर्गत ही सारी चीजें आती हैं। भूमि सुधार में जहां हम स्वामित्व के प्रश्नों का उचित विश्लेषण करते हैं, वहीं कृषि सुधार में ओवरऑल और प्रोडक्टिविटी को सुधारने की चर्चा करते हैं। तो भूमि सुधार पे स्वभावतः प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत में भूमि सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं और ये किस सीमा तक प्रभावी रहे। और इसी चीज को अगर बिहार के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो बिहार के संदर्भ में भी ये प्रश्न आता है कि बिहार में भूमि सुधार कितना प्रभावी रहा है। इसके साथ ही भूमि सुधार के लिए कौन कौन सी समस्या आई, तो ये सारे प्रश्नों का विश्लेषण इसी टॉपिक यानी कि भूमि सुधार के अंतर्गत रहा। कृषि में ही एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कृषि वित्त। कृषि वित्त, यहाँ पे ये हमें देखना है कि कृषि कार्यों के लिए जो वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो उन वित्त प्राप्त करने के साधन क्या हैं, जैसे कि संस्थागत साधन क्या है और गैर संस्थागत साधन क्या है। कोई भी भारत में जो किसान है वो इन संसाधनों का किस सीमा तक वो प्रयोग कर पाया है। और एक प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कृषि ऋणों की स्थिति क्या है, यानी कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार से किस सीमा तक कृषि ऋण उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो कृषि पे जब ये चीज चर्चा होती है तो इसमें एक और फिर टॉपिक जुड़ रहा है कृषि यंत्रीकरण। तो कृषि यंत्रीकरण से अभिप्राय यह है कि कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग किस सीमा तक होता है, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं और भारत में कृषि यंत्रीकरण पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पाया है। तो टॉपिक जैसे ये चला कि कृषि यंत्रीकरण, तो कृषि यंत्रीकरण क्या है, भारत में क्यों इसकी चर्चा की जा रही है, क्यों सफल नहीं हो पाया है, ये टॉपिक हमारा इसमें कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत है। और कृषि यंत्रीकरण से भी पिछले क्वेश्चन ये चीज पूछा गया। इसके साथ साथ जब हम कृषि यंत्रीकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि नए जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से। तो एक प्रश्न ये है कि कृषि में नवाचार, कृषि में नवाचार, ये टॉपिक प्रश्न इसमें इस प्रकार सोच सकते हैं कि ऐसे कौन कौन सी तकनीक प्रौद्योगिकी का उपाय भारतीय कृषि में किया जा रहा है जिससे कि हम इसे नवीन तकनीक के तौर पर हम दे सकते हैं। जैसे कि सिंचाई के साधन के तौर पर ड्रिप वाटर सिस्टम की हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें स्प्रिंकल सिस्टम की, उसके बाद एग्रीकल्चर फर्टिगेशन की हम बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको कृषि में नवाचार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कृषि और उद्योग किस प्रकार से आपस में अंतर संबंधित है, यानी कि ये टॉपिक भी पूछा गया है कि कृषि और उद्योग भारत में किस प्रकार से आपस में अंतर संबंधित है। और वर्तमान में जो कृषि से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कृषि कीमत नीति, यानी कि कृषि कीमत नीति क्या होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, कैसे यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। ये सारे टॉपिक आपको किस में आते हैं, कृषि कीमत नीति में। तो अगर हम देखें इस प्रकार से तो ये जो टॉपिक कृषि है ये एक ऐसा विषय है कि जो सामान्य अध्ययन में भी उतने ही प्रश्न इसमें वो चीज आ रहे हैं और वैकल्पिक विषय के तौर पे इसमें वो प्रश्नों की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। कृषि के साथ साथ जब हम फिर उद्योग की चर्चा करते हैं तो पुनः जो सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योगों की क्या भूमिका होती है और यह किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। इसके साथ साथ भारत में जो विभिन्न उद्योग स्थापित किए गए हैं उन उद्योगों की स्थापना के पीछे भौगोलिक कारक, राजनीतिक कारक क्या क्या होते हैं और उद्योगों की स्थापना के पीछे समस्याएं क्या क्या हैं,
उद्योगों के साथ साथ हमें यह भी चीज़ देखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं तो आखिरकार उन्हीं की स्थापना वो चीज़ क्यों की गई, और उद्योगों का अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में दिया जाए तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की क्या भूमिका है। उद्योग में भी ये पॉइंट हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो औद्योगिक नीति है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भारत में नवीन आर्थिक नीति उद्योग के संदर्भ में वो चीज़ चर्चा करें और औद्योगिक नीति का किस प्रकार से प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है वो चीज़। इसके बाद एक टॉपिक जो एग्रीकल्चर से ही वो चीज़ दिया गया है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पहला प्रश्न इस पे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके क्या क्या विभिन्न अंग हैं और सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है या किस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रश्न हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत वो चीज है। ये औद्योगिक क्षेत्र में ही एक और टॉपिक है जिसे कि हम कहते हैं कि एकाधिकार, यानी कि उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए एकाधिकार की प्रवृत्ति को कम करने की चर्चा की जाती है। तो प्रीवियस जो एक्ट आया था MRTP, तो चूंकि अब वो रद्द हो चुका है, उसके आधार पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट वो चीज आ चुका है। तो प्रश्न यहाँ पे ये चीज है कि उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए और स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर वही कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वो चीज देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें बजट की प्रवृत्तियां तथा राजकोषीय वितरण, तो पुनः जो हमने पेपर 1 में पढ़ा यानी कि बजट की प्रवृत्ति, तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो हाल फिलहाल जब बजट बनाए जा रहे हैं तो उन बजट में किस प्रकार के तथ्यों का वो चीज समावेश किया गया है, कैसे योजना का आकार है, किस प्रकार से व्यय की सीमा है, कैसे करों का वो चीज ढांचा है। यानी कि कोई अगर भारत सरकार अगर 1 रुपये प्राप्त करती है करों से तो उसमें कौन कौन से करों का योगदान होता है, और वही भारत सरकार अगर 1 रुपये व्यय करती है तो उस व्यय में कहाँ कहाँ वो पैसा जाता है वो चीज। तो ये प्रश्न इसमें ये चीज आ सकते हैं, यानी कि बजट में किस प्रकार के वो देश के विकास में योगदान देता है। फिर बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कैसे करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट बनाने के विभिन्न सिद्धांत और संगठन किस प्रकार से शामिल हैं। इसके बाद जो टॉपिक है मुद्रा और साख प्रवृत्तियां, नीति, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय संस्थाएं। तो पेपर 1 में जो हमने बैंकिंग व्यवस्था पढ़ी, तो बैंकिंग व्यवस्था में यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि जो भारत में जो मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो आखिरकार उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन नीतियों को किस प्रकार से जारी किया गया है और एक बैंकिंग व्यवस्था की क्या क्या समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। और विदेश व्यापार और अदायगी कोष की जहां तक बात करें तो भुगतान भारत के विदेश व्यापार के विभिन्न संगठक क्या है, यानी कि आयात और निर्यात की क्या भूमिका है, क्या क्या तत्व इसके अंतर्गत आते हैं, ये सारा टॉपिक आपको 7th वॉचेज में रहेगा। और फाइनली जब हम 9th टॉपिक की बात करें बिहार की अर्थव्यवस्था, तो अब तक हमने जो भी विषय पढ़े तो उसी को बिहार की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, यहाँ पे औद्योगिकरण की बात करें तो यहाँ पे उद्योगों की स्थापना के पीछे कारण क्या है, न क्यों स्थापित नहीं हो पा रही है, इसके साथ साथ बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना क्या चीज हो सकती है, ये सारे प्रश्न हमारे इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसी टॉपिक में एक और चीज जोड़ा गया है भूमि सुधार, यानी कि बिहार में विशेषकर भूमि सुधार की क्या स्थिति है, क्या प्रगति रही है, क्या क्या अवरोध रहे, तो प्रश्न हमारे इसी संदर्भ में वो चीज है। तो इन सारी चर्चाओं के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो हमने प्रश्नों का प्रीवियस प्रश्नों का या संभावित प्रश्नों का किया, तो ओब्वियसली हमें ये ध्यान में रखना है कि पिछले जो भी प्रश्न आए हैं उनका टॉपिक वाइज हम इसका एक आंसर तैयार करें। इसके बाद ये चीज़ देखा जाए कि उसको कितनी अपडेट वो चीज़ की जा सकती है, और इसी के साथ साथ ये चीज़ पूरी की पूरी इसकी तैयारी हो सकती है। तैयारी के दौरान समसामयिक विषयों पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है,
और ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करें जो कि मानक हो, और मानक होने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि वो कितना वो अपडेटेड वो चीज़ आ रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लास में या वीडियो में जो मैंने टॉपिक वाइज प्रश्नों की चर्चा की, तो उस प्रश्न से आप वो चीज़ लाभान्वित हुए होंगे। और इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे, और किसी भी फर्दर इंक्वायरी क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।